हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पिनेकल समान विज्ञान के बुक से टिश्यू यानी ऊतक चैप्टर को करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक को करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा करते हैं तो यह गारंटी है कि इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए इस क्लास को लास्ट तक देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? हम लोग उत्तक को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ क्या बनता है कि उत्तक क्या है? तो उत्तक समान संरचनाओं और कार्यों वाली कोशिकाओं का एक समूह है। ठीक है, जो एक साथ मिलकर एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहले जब मैंने कोशिका चैप्टर जब कराया था उसी टाइम बोला था कि बहुत सारे, जैसे एक दीवार का एग्जाम्पल लिए थे, है ना, कि दीवार में क्या है ना, बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? दीवार बनता है। सेम ऊतक के साथ भी सेम कंडीशन है। बहुत सारी कोशिकाओं के समूह, बहुत सारी कोशिकाओं को जब मिलाते हैं तो हम लोग को क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक क्या है? समान संरचनाओं और कार्यों वाली कोशिकाओं का एक समूह है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में एग्जाम्पल ले लो तो ऊतक एक नहीं है। जैसे रक्त ऊतक है, हड्डी है, उपास्थि है, ये सभी क्या ऊतक का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो समान संरचना और कार्यों वाली कोशिकाओं का एक समूह है, असमान कार्यों वाले हैं। ठीक है, इसे एग्जांपल ले लेते हैं ना, कि हमारी उपास्थि में जो ऊतक है, सॉरी, हमारी उपास्थि में जो कोशिका है वे सभी का कार्य क्या है? एक जैसा है। हमारी मांसपेशियों में जो कोशिका है उन सभी का कार्य क्या है? एक जैसा है। हमारे हड्डियों में जो कोशिका है उन सभी का कार्य क्या है? एक जैसा है। तो ये जो हड्डी है, ये हड्डी मांसपेशी हो गया, ये उपास्थि ऊतक हो गया, ये क्या है? बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना है ना। आगे क्या है? अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स एक निर्जीव पदार्थ है। इन कोशिकाओं के बीच की रिक्त को भरते हैं। ठीक है, तो एक अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स मतलब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, एक तरह से क्या है, एक निर्जीव पदार्थ है। वो क्या करता है? कोशिकाओं के जो बीच बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसको क्या करता है? वो भरता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऊतक का नॉर्मल सा डिफिनेशन आपको क्या याद रखना है? कि बहुत सारे कोशिकाओं को मिलाकर क्या बनता है? यह कोशिकाओं को संगठित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? ऊतक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ऊतक के कुछ उदाहरण, जैसे रक्त, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, उपास्थि और तंत्रिकाएं ऊतकों के क्या कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी यहाँ क्या है ना, हमारे सामने पादप ऊतक है, इधर जंतु ऊतक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें से एक हम लोग ऊतकों के प्रकार में से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले प्लांट टिश्यू माने पादप ऊतक को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसका जो अगली क्लास होगा उसमें से हम लोग एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक को करेंगे। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले पादप ऊतक को करेंगे, लेकिन इससे पहले पादप ऊतक और जंतु ऊतक दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो पादप ऊतक में क्या है कि पौधे गति नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें स्थिरता के लिए पर्याप्त सहायक ऊतक की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं पौधे क्या है, एक तरफ से स्थिर है, उनमें गतिशीलता नहीं होते हैं, तो उन्हें स्थिर रहने के लिए भी किसी सहायक ऊतक की जरूरत पड़ती होगी, जिस कारण वो क्या स्थिर रहता है, जो सीधी स्थिति बनाए रखने के लिए अक्सर मृत कोशिकाओं के से निर्मित होता है। ठीक है, तो वो अपने आप को सीधा रखने के लिए क्या करता है? मृत कोशिकाओं से क्या करता है? हेल्प लेता है, उसका सहारा लेता है। लेकिन जंतु तक में क्या होता है ना, जंतु गतिशील होते हैं। जंतु गतिशील होते हैं, सक्रिय रूप से भोजन, साथी और आश्रय की तलाश करते हैं। ये एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, है ना, जिससे पौधों की तुलना में अधिक ऊर्जा खपत होती है। उनके अधिकांश ऊतकों में उनकी गतिशील क्रियाकलापों का समर्थन करने के लिए जीवित कोशिकाएं होती है। मतलब पौधों में, प्लांट्स में जो उनको सहारा देता है एक तरफ से वो मृत कोशिका का बना होता है। ठीक है, लेकिन जंतु में जो ऊतक होता है ना वो क्या होता है? जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जंतु है एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं भोजन की तलाश में, साथी और आश्रय की तलाश में। इसमें क्या होता है ना, उसके बहुत सारी ऊर्जा क्या होता है? खपत हो जाता है, और उसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना, इसके लिए उसमें जीवित कोशिकाएं होती है।
आगे क्या है, पौधों की वृद्धि क्षेत्र विशेष तक सीमित होती है। पौधों की जो वृद्धि है ना, किसी क्षेत्र पे मतलब किसी जगह पे मतलब एक सीमा तक समझ लीजिए कि पौधों की वृद्धि जो है एक सीमा तक सीमित है ना, कि इसका कितना वृद्धि होगा इसमें। कुछ उत्तक अपने समग्र जीवन काल में निरंतर विभाजित होने में सक्षम होते हैं। उनमें से कुछ उत्तक ऐसे होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में विभाजित होते रहते हैं, मतलब उसमें वृद्धि होता है। ये विभाजित उत्तक विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानबद्ध होते हैं। इस तरह के उत्तक क्या होते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं ना। जंतु में क्या होता है, जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक समान होती है। इसमें जो कोशिका वृद्धि एक तरफ से बहुत सारा समान होता है, जिसमें पौधों में पाए जाने वाले विभाजित और गैर विभाजित क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर का अभाव पाया जाता है। क्लियर। आगे क्या है, उदाहरण देख लेते हैं, पादप उत्तक का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया आपका मज्जा, प्रोटोजाइलम, जाइलम, फ्लोएम, स्केलेनकाइमा। अभी आगे जो स्लाइड आने वाला है ना, उसमें हम लोग फ्लोएम, स्केलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ये सभी क्या हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अभी डाउट मत रही, अभी सिर्फ पढ़ लीजिए कि ये स्केलेनकाइमा का उदाहरण है पादप उत्तक में, प्रोटोजाइलम है, फ्लोएम है, बस दिमाग में रखिए, है ना। आगे जाके ये सभी क्लियर हो जाएगा। कार्टिक्स, एपिडर्मिस, और जंतु उत्तक में हो जाएगा आपका वसायुक्त उत्तक, स्नायु, है ना, गिल कोशिकाएं, रक्त, ये सभी जंतु उत्तक के उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ टिश्यू, उत्तकों के प्रकार। तो उत्तक कितने प्रकार के, उत्तक दो प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, एक आपका एक हो गया प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक, जो भी हम लोग करने वाले हैं, और आगे मिलेगा आपको एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में अगर आप देखोगे ना, तो आपको आपके लिए सबसे सहूलियत रखता है प्लांट टिश्यू। इससे आप बहुत ईजिली याद कर लोगे। इससे आपके सामने एक यहाँ ग्राफ टाइप का दिया हुआ, ठीक है। अगर आप इसे ही सिर्फ ध्यान में रख लेते हो ना, तो समझो कि पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू इतने में ही कवर है, यहाँ जो दिया हुआ है ना, बस ये। अगर आप इसको सिर्फ ध्यान में रखते हो तो आपका प्लांट टिश्यू पूरी तरह से कवर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ समझा देंगे, बाकी आगे समझाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो प्लांट टिश्यू क्या है, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश में भी नाम याद रखना इसका जरूरी है। मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्योतक उत्तक। दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू यानी अस्थाई उत्तक। अविभाज्य उत्तक मतलब इसमें विभाजन नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो याद रखना भी जरूरी है और इजी भी है। प्लांट टिश्यू, ठीक है, पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया है, एक परमानेंट टिश्यू में, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू में, अभी ऊपर भी देखे हैं, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू को भी आपको बांटा गया दो भाग में, कौन कौन सा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अभी मेरिस्मेटिक को साइड कर रहे हैं हम, सिर्फ परमानेंट बता रहे हैं, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, ये भी आपको तीन भागों में बांटा हुआ, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल, है ना, जटिल अस्थायी उत्तक, ये दो भागों में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इसमें जिसमें पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा का तो नाम उतना नहीं सुने होंगे, लेकिन जाइलम और फ्लोएम उनके दिमाग में होगा, ठीक है। जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या काम है, वो भी आगे बताएंगे अगर नहीं भी पता है तो, ठीक है। इसमें से आपको मेन क्या है, कुछ हार्ट जिससे आप समझ सकते हो इसमें, कि जाइलम में आपको क्या याद रखना है, जाइलम किससे होता बना होता है, ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। फ्लोएम किसका हो गया आपका, सिप ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अभी क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू आपका तीन भागों में बटा है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, इंटरकेलरी इंटरकेलरी, और दूसरा लेटरल में। इसको मैं आगे बताता हूँ, बस इतना आपको ध्यान रखना कि प्लांट टिश्यू दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले एक आपका एक परमानेंट टिश्यू और दूसरा मेरिस्मेटिक टिश्यू। परमानेंट आपका दो भाग में, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में सरल अस्थायी उत्तक, और कॉम्प्लेक्स में जटिल अस्थायी उत्तक। सिंपल परमानेंट टिश्यू किस भाग कितने भाग में बांटा गया, तीन में, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स आपका दो भाग में बांटा गया। अभी इसको आप ये जो नीचे वाला है ना,
इसको इसको अभी ध्यान में मत रखो। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो भाग में बटा गए, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, विभाजोत्तक उत्तक। ठीक है, नाम से पता चलता है विभाजोत्तक उत्तक में ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन होता हो। यह क्या है, यह एक प्रकार का पादप उत्तक है जिसमें सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, विभाजोत्तक उत्तक क्या है, एक प्रकार का पादप उत्तक है, मतलब प्लांट्स में पाए जाने वाला टिश्यू है जिसमें सक्रिय रूप से विभाजित होने वाले कोशिकाएं, इसमें एक्टिव रहता है क्या, विभाजित होने वाली कोशिकाएं पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है। इसमें जो विभाजोत्तक उत्तक क्या है ना, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है। यह पौधों के बढ़ते भागों जैसे जड़, अंकुरों की शिराओं में स्थित होता है। ठीक है, और नई कोशिकाओं, उत्तकों और अंगों के निर्माण में योगदान देता है। ठीक है, तो विभाजोत्तक उत्तक का काम क्या है, मुख्य रूप से ये पाया कहाँ जाता है, जड़ों में पाया जाता है, अंकुरों की शिराओं में स्थित होता है और नई कोशिकाओं, उत्तकों और अंगों के निर्माण में योगदान देता है। कौन, विभाजोत्तक उत्तक, मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, उत्तकों और अंगों का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विभाजोत्तक उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, इसकी जो कोशिकाएं हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। इसमें सघन कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और प्रबल केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, विभाजोत्तक उत्तक में रसधानियाँ का अभाव होता है, वेक्टर्स इसमें क्या नहीं होता है। इसमें क्या, उस क्षेत्र के आधार पर जहाँ वे मौजूद हैं, विभाजोत्तक उत्तकों की शीर्षास्थ मतलब शीर्षों या शिराओं पर, पार्श्व किनारों पर अंतर्विष्ट बीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभी ये सभी पढ़ने के बाद क्या हो रहा है ना, आपको हार्ड लग रहा होगा, लग रहा होगा कि क्या है शीर्षास्थ, क्या है पार्श्व, क्या है अंतर्विष्टि है, बस तीनों है ना। ये मैथमेटिक टिश्यू विभाजोत्तक उत्तक का एक पार्ट है जो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन आगे जैसे जैसे भी हम बढ़ेंगे धीरे धीरे आपको ये स्लाइडली क्लियर होते जाएगा। इसमें खाली आपको याद रखना है ये शीर्षार्थ, ये सभी आपको मिला था ना, एपिकल मेरिस्मेटिक, इसी तरह इसी का हिंदी है ये पार्श्व और ये अंतर्विष्ट, ये तीनों आपको याद रखना है। बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको अभी समझ में आने वाला है आगे। ठीक है, बस नाम याद रखो। अब यहाँ पे समझते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू विभाजोत्तक उत्तक, मतलब ऐसा उत्तक जिसमें विभाजन होता है। ठीक है, तो विभाजन क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल सा पेड़ ले लीजिए, पौधा ले लीजिए, उसमें जैसे जैसे ग्रोथ होता है ना, उसकी लंबाई बढ़ती जाती है ना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ पे, एपिकल जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, एपिकल। और जैसे जैसे उसमें ग्रोथ होता है उसकी चौड़ाई भी, मतलब उसकी मोटाई भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, उसकी मोटाई भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आपका इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक, है ना। इसी तरह आपका लेटरल मेरिस्मेटिक, आगे बताता हूँ इसके बारे में और अच्छे से। अब यहाँ से आपको अच्छे समझना कि विभाजोत्तक उत्तक भी आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था स्टार्टिंग में। एक मिनट थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, दिमाग में रहेगा फिर। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के बताए थे, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू देख रहे हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 ही प्रकार का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ये तीनों देखते हैं, सबसे पहले इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट, सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। इसमें आपको याद रखना है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू का 3 पार्ट होता है। अभी देखते हैं आगे जाके। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का 3 पार्ट होता है। पहला क्या होता है, शीर्षार्थ विभाजोत्तक, दूसरा क्या होता है, पार्श्व विभाजोत्तक, और तीसरा क्या होता है, अंतर्विष्ट विभाजोत्तक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शीर्षार्थ विभाजोत्तक के बारे में देखते हैं। ठीक है, शीर्षार्थ सॉरी, यह तने और जड़ों के बढ़ते सिरे पर मौजूद होते हैं। कहाँ, ये कहाँ पाया जाता है,
तने और जड़ के बढ़ते सिरों पर मौजूद होते हैं, और तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है, तने और जड़ की लंबाई बढ़ाता है। आपको छोटा नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है ना, प्लांट है, आइए इसका जड़ है। तो ये एपिकल मेरिस्टेमिक पाया कहाँ जाता है, तो तने और जड़ों के बढ़ते सिरों पर मौजूद होता है। तो ये जो है ना आपका यहाँ मौजूद होता है, जिससे ये तना है तो इसका ऊपरी पार्ट पे ये रहेगा, ये इसकी क्या करेगा, लंबाई में वृद्धि करेगा, क्या करेगा, लंबाई में वृद्धि करेगा। और ये जो जड़ है ना, जड़ का यहाँ पे रहेगा, सिरे पर रहता है, कहाँ पे रहता है, उसके आखिरी सिरे पर रहता है। तो यहाँ पे जो रहेगा आपका ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमिक, ये क्या करता है, इसकी जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। यहाँ पे जो रहता है आपका शीर्ष पे रहता है, ये इसका ग्रोथ करने में मदद करता है, मतलब इसकी लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, यह रैखिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इसमें किस तरह का वृद्धि होता है, तो यह रैखिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ये क्लियर हो गया, एपिकल मैथमेटिक क्लियर हो गया ना। ये कहाँ पाया जाता है, तने एवं जड़ों के बढ़ते सिरों पर मौजूद होता है। दूसरा क्या, पार्श्व विभाजोत्तक, पार्श्व विभाजोत्तक, पार्श्व मैंने क्या, लेटरल, क्या हो गया इसका, लेटरल। यह पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक है, पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक है, जिसके परिणाम स्वरूप तने एवं जड़ों का घेरा क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, तने एवं जड़ों का घेरा मोटा होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कोई आपका तना है ना, ये इसका जड़ है। ये क्या होता है ना, इसकी मोटाई बढ़ने में इसका वृद्धि करता है। पार्श्व विभाजक उत्तर क्या होता है, मान लीजिए कि आपका ये वाला पार्ट में रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। मतलब ये भी तना और जड़ में ही पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है, ये शीर्ष पे नहीं पाया जाता है, शीर्ष पे नहीं पाया जाता है। ये यहाँ बीच में हो गया, यहाँ हो गया। ठीक है, ये क्या करता है, इसकी मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है। तब पार्श्व विभाजक क्या हो गया, यह पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक है। इसके परिणाम स्वरूप तने और जड़ों का घेरा क्या होता है, मोटा हो जाता है। क्लियर हो गया, शीर्षार्थ हो गया क्लियर। ये इसका ग्रोथ के लिए मददगार है, यह इसकी घेरा मतलब मोटाई के लिए जिम्मेदार है। अभी लास्ट देखते हैं, अंतर्विष्ट विभाजोत्तक। यह पत्तियों के आधार पर या टहनियों पर इंटरनोड मौजूद होता है। ठीक है, यह इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, क्या करता है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। नॉर्मल से इसका बोलूँ मैं डिफिनेशन क्या होता है, तो अंतर्विष्ट विभाजोत्तक में क्या होता है, एक तरह से नॉर्मली देखो ना, ये छोटे घास में पाया जाता है एक तरह से। ठीक है, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना, उसमें पाया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है ना कि शीर्ष पे नहीं होता है। जैसे मान लो कि आपका नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ, घास क्या होता है, अति एक बगीचा में मानो वहाँ पे घास है, और उस घास को आके कोई उसका कोई एनिमल्स मानो बकरी आके उसको खा गया। ठीक है, तो अगर ये अंतर्विष्ट विभाजक अगर ऊपर में रहेगा ना, और बकरी अगर उसे खा जाएगा तो वो उसमें दोबारा ग्रोथ ही नहीं होगा। लेकिन आप देखो कि वो घास खाने के बाद भी कुछ दिनों के बाद वो वहाँ पे फिर से घास हो जाता है। ठीक है, तो वो किस कारण से होता है, वो अंतर्विष्ट विभाजक के कारण ही होता है। किसके कारण, अंतर्विष्ट विभाजक के कारण होता है ना। इसलिए नॉर्मली समझो ये छोटे छोटे प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, इसमें इसको एग्जांपल ही दिखा देता हूँ मैं कि किधर होता है। मान लो कि यहाँ एक छोटा छोटा भी घास है। ठीक है, तो ये है ना, इसका इस पार्ट में होता है, यहाँ पे समझ लो। अब मान लो कि आगे आगे बकरी अगर ऊपर वाला पार्ट को इसको खा भी लेगा ना, तो ये अभी भी बचा हुआ रहेगा। ठीक है, अब बाद में क्या करेगा, कुछ समय के बाद ये फिर से ग्रोथ कर जाएगा। क्लियर। तो अंतर्विष्ट विभाजक उत्तक कहाँ पाए जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे घास वगैरह हो गया, है ना। ये इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। आगे देखते हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अभी मेरिस्मेटिक टिश्यू को खत्म हो गया। मेरिस्मेटिक टिश्यू में तीन ही पार्ट याद रखना था, शीर्षार्थ, पार्श्व और अंतर्विष्ट। पहला वाला क्या करता है, तने और जड़ की लंबाई वृद्धि करता है ना। दूसरा क्या करता है, परिणाम स्वरूप तने और जड़ों का गहरा मोटा करता है।
और तीसरा क्या करता है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बारे में भी मैंने भी दिखाया अभी आपको। परमानेंट टिश्यू में क्या देखना है आपको, यहाँ पे ये देखिए, परमानेंट टिश्यू आपका दो प्रकार के, पहले में याद रखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, कितने प्रकार के, दो, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। तभी परमानेंट टिश्यू आपको सबसे पहले परमानेंट टिश्यू क्या है ये समझते हैं। इसे परिपक्व उत्तक भी माना जाता है, इसे क्या कहता है, परिपक्व उत्तक भी माना जाता है। परिपक्व मतलब क्या, मेच्योर, जो मेच्योर हो गया। ये परिपक्व कोशिकाओं से निर्मित होता है, ये परिपक्व कोशिकाओं से निर्मित होते हैं जिन्होंने कोशिका विभाजन की अपनी क्षमता खो दी है और पुनः विकास से गुजरने के उपरांत परिभाषित आकृति, आकार और कार्य ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसे परिपक्व उत्तक क्यों नाम दिया गया, ये जो अस्थायी उत्तक है ना, वो कहीं ना कहीं मेरिस्मेटिक टिश्यू माने विभाजक उत्तक से ही बनता है। इसे नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं कि एक कोशिका से, मतलब एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बना, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बना, फिर उससे आगे जाके दो बनेगा, फिर उससे आगे जाके दो बनेगा, इसी तरह ये बनते रहेगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा ना कि उसका विभाजन होना बंद हो जाएगा, उसका विभाजन होना बंद हो जाएगा, वो फिक्स आकृति ले लेगा, फिक्स आकार ले लेगा, अब उसका कार्य ग्रहण कर लेगा कि नहीं अब मेरे से भाई आगे नहीं होगा, अब कोई विभाजन नहीं होगा, मैं यहाँ पे अब अस्थायी होने वाला हूँ। तो यहाँ से यही विभाजक उत्तक जब अस्थायी हो जाता है ना, परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो आगे इसको अस्थायी उत्तक कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, अस्थायी उत्तक समझ में आ गया। इसमें क्या होता है ना, इसकी अस्थायी आकृति, इसकी आकृति क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है, इसका आकार क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। कार्य ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है, ठीक है। विभेदन से सरल अस्थायी और जटिल अस्थायी उत्तक का विकास होता है। क्लियर। तो अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू में भी आपका क्या होता है, दो प्रकार का आगे जाके बढ़ जाता है, एक सरल अस्थायी उत्तक, एक जटिल अस्थायी उत्तक। तो चलिए आगे आगे देखते हैं, आगे आपको क्या देखना है, तो आगे आपको देखना है सरल अस्थायी उत्तक क्या है और जटिल अस्थायी उत्तक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि अस्थायी उत्तक क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने क्या है, परमानेंट टिश्यू माने अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में आप क्या देखने वाले हैं, सरल अस्थायी उत्तक। इस सरल अस्थायी उत्तक क्या है, ठीक है, तो पादप उत्तक जिनमें कोशिकाएं संरचना, उत्पत्ति और कार्य में क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, ये जिनमें कोशिकाएं, पादप मतलब ऐसे उत्तक जिसमें कोशिकाएं जो होती हैं संरचना, उत्पत्ति और कार्य में एक जैसा होता है, ठीक है। इन उत्तकों को आगे क्या कहा गया है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अभी दिमाग में यहाँ पे तुम एक्टिव करो कि परमानेंट टिश्यू आपका दो प्रकार का हो गया, कौन कौन सा, मतलब स्थायी उत्तक दो प्रकार का, एक सरल स्थायी उत्तक, एक जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक आपका तीन प्रकार का हो गया, कौन कौन सा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अभी आप पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा अगर आप ये तीनों को समझ जाते हो तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, पेरेन्काइमा, है ना, यह पौधों में प्रमुख प्रकार का सरल अस्थायी उत्तक है। पेरेन्काइमा क्या है, पौधों में एक तरफ से प्रमुख सरल अस्थायी उत्तक है, ठीक है ना, जो पतली कोशिका भित्ति वाली अवशिष्ट जीवित कोशिकाओं द्वारा पहचाना जाता है। पेरेन्काइमा के जो उत्तक हैं वो किस तरह के हैं, जीवित कोशिकाओं द्वारा, सब मतलब जीवित कोशिका माना जाता है, ठीक है। ये कोशिकाएं आमतौर पर शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है जो उत्तकों के भीतर अंतरकोशिकीय स्थान बनाती है, ठीक है। मैंने पढ़ देता हूँ क्या क्या है इसमें, इसके बाद इसको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये प्राथमिक कार्य इसका क्या है, इसका प्राथमिक कार्य खाद्य का भंडारण करना है। आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ पे कि परमानेंट टिश्यू अस्थायी उत्तक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो ये फूड स्टोरेज का काम करता है, खाद्य भंडारण का काम करता है। कुछ मामलों में पेरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, कुछ कुछ पेरेन्काइमा कोशिकाओं में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और प्रकाश संश्लेषण में संलग्न होता है, जिससे
जिसे क्या कहते हैं, क्लोरीन कायमा कहते हैं, नाम निकलता है, सॉरी, जिससे क्लोरीन कायमा नाम निकलता है। अभी अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आगे दिखा देता हूँ आपको कि ऐसे पेरेनकाइमा उत्तक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरीन कायमा कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन कायमा यहाँ पे भी आपको आगे मिलने वाला है कोलेन कायमा, दोनों डिफरेंस है, ध्यान रखना। कोलेन कायमा किसका पार्ट है? ठीक है, तो कोलिन कायमा जो है आपका परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। लेकिन परमानेंट टिश्यू में ही जो पेरेन कायमा है, वैसे पेरेन कायमा जो दिखा देता हूँ फिर से, देखो यहाँ पे समझो अच्छे से। वैसे पेरेन कायमा कोशिका जो क्लोरोफिल जिसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण में संलग्न होता है, जिससे क्लोरीन कायमा नाम मिलता है। ठीक है, ऐसे पेरेन कायमा जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरीन कायमा कहते हैं, बस इतना याद रखो। ठीक है, जलीय पौधे में पेरेनकाइमा में उछाल में सहायता के लिए बड़ी वायु गुहाएं होती है। ऐसे पेरेनकाइमा जो जल में होता है उसको मतलब फ्लोटिंग, मतलब उसको तैरने के लिए इसमें क्या होते हैं, बड़ी वायु गुहाएं हो सकती है, मतलब उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े क्या होते हैं, हवा मतलब एक दूसरे आने जाने के लिए क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। और इस विशेष प्रकार को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा, इसे क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। तो यहाँ पे आपको दोनों ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना आपका ये एरन कायमा और दूसरा क्लोरीन कायमा। ये क्लियर हो गया? अभी अच्छे से समझाता हूँ, अब इसको समझो अच्छे से। पेरेन कायमा एक तरफ से मुख्य रूप से समझ लो ना कि पेरेन कायमा का मुख्य काम क्या है, ये स्टोरेज का कार्य करता है। क्या करता है? खाद्य भंडारण का कार्य करता है, ये समझ लो। और ये पाया कहाँ, और इसमें पौधों का छाल बनता है। ठीक है, पौधों का जो छाल बनता है ना वो पेरेन कायमा से ही बनता है, ये भी याद रखो। पौधों का जो छाल बनता है वो पेरेनकाइमा से ही बनता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। दूसरा आपके सामने क्या है, कोलेन कैमा। कोलेन कैमा क्या है? कोलेन कैमा समझते हैं कि यह उत्तक पौधों को यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, इसकी दूसरा, इसके बारे में क्या याद रखना आपको, कोलेन कैमा पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, इसका कार्य क्या है। तो ये उत्तक क्या करता है, पौधों को यांत्रिक सहायता देता है और उसे लचीलापन प्रदान करता है। मतलब पौधों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, मुड़ने की जो क्षमता होता है पौधों में, वो किस उत्तक के कारण होता है, तो कोलेन कायमा उत्तक के कारण होता है। और पौधों के विभिन्न हिस्सों जैसे प्रतान, लता, जैसे लत वाले जो पौधे होते हैं, और लता के तने को बिना टूटे मुड़ने पर अनुमति देता है। तो अब इतना बस ध्यान में रखो, ऐसा उत्तक, सॉरी, हाँ, जिसमें इसमें ये का काम करता है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है ना। आगे क्या है, यह पर्ण विंतों में बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, लीफ में, कहाँ मतलब पत्तों में कहाँ पाया जाता है, ये बाह्य त्वचा के नीचे पाया जाता है। आगे क्या है, उस इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और किनारों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। ठीक है, कोलेन कायमा उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, कैसी कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती है, लंबी होती है, किनारों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। इसमें अंतरकोशिकीय रिक्ति बहुत कम होती है। ठीक है, कोलेन कायमा उत्तक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है, बहुत ही इसमें कम होता है ना। क्लियर? तो आपको इसके बारे में पेरेनकाइमा आपको क्या याद रखना है कि ये मुख्य रूप से क्या, पौधे के जो छाल बनते हैं पेरेनकाइमा से बनते हैं। ठीक है, दूसरा बात क्या याद रखना है कि यह अति खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ऐसे पेरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरीन काइमा कहते हैं, और जो जल में पाया जाता है उसे एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, कोलेन काइमा क्या याद रखना है, ये पौधों के लचीलापन में सहायक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता है। दूसरा हो गया। अभी तीसरा देखते हैं, स्केलेटन कायमा। ठीक है, यह वह उत्तक है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है, पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए नारियल की भूसी। इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती है। अब याद रखना कि इन तीनों में, ठीक है, कौन मृद उत्तक में, स्थूल कौन उत्तक, ठीक है, और आपका लास्ट दृढ़ उत्तक, ये तीनों का हिंदी बोल रहा हूँ। मतलब पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेटनकाइमा, इन तीनों में स्केलेटनकाइमा के जो उत्तक की कोशिकाएं हैं वो क्या होते हैं, डेड होती है, मतलब मृत होती है। ये लंबे और संकीर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, लंबे और संकीर्ण होते हैं।
क्योंकि लिग्निन के कारण भित्ति इसकी क्या होती है, मोटी। लिग्निन के कारण परम अति इसका स्क्लेरेंकाइमा की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, ठीक है। प्रायः ये दीवारें इतनी भित्तियां होती है कि कोशिकाओं के अंदर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है, मतलब इतने ये इसमें इसमें एक जरा भी स्पेस नहीं होता, कोई आंतरिक स्थान इसमें नहीं होता। इसकी जो वॉल्स है ना इतने थिक होते हैं, इतने पतले होते हैं कि इसमें कोई स्थान ही नहीं होता। यह ऊतक तनुओं में संवहनी बंडलों के आसपास है या पत्तियों की शिराओं में तथा बीजों और मेवों के कठोर आवरण में मौजूद होता है। ये कहाँ कहाँ होता है, तना में होता है, ठीक है, पत्तियों की शिराओं में होता है, बीजों और मेवों के कठोर आवरण इसी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के कारण ही होता है। ये पौधों के हिस्सों को मजबूती प्रदान करता है, ये पौधे के हिस्सों को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। क्लियर है। आगे देखते हैं, ये क्या हो गया आपका सरल अस्थायी ऊतक। अभी देखते हैं आपका परमानेंट टिश्यू में जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक में आपको दो ही आपको यहाँ पर याद रखना है। क्या क्या याद रखना है आपका, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ये एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक कितनी कोशिकाओं से बना होता है, एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, इसीलिए इसे जटिल कहा गया है, ठीक है। इस प्रकार के जटिल ऊतकों का उदाहरण है क्या क्या, जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों संवहन ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का ऊतक है, तो संवहन ऊतक है, और ये एक संवहन बंडल का निर्माण करता है। क्लियर है। आगे देखते हैं जाइलम। जाइलम में आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले ये समझ लो कि जाइलम में आपको क्या रखना है कि जाइलम में होता क्या क्या, ये ट्रेकिड्स वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होता है। इसमें क्या क्या होता है, ट्रेकिड्स होता है, ठीक है, मतलब ट्रेकियड्स, वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रेकिड्स और वाहिकाएं नलिकादार होते हैं। ट्रेकिड्स और जो वाहिकाएं हैं, ये किस प्रकार का होता है, इसका नालिकादार, मतलब नाली के आकार का होता है इसका संरचना, ठीक है। इनकी भित्तियां क्या होती है, मोटी होती है। नाली के आकार मतलब क्या, एक तरफ से समझ लो ये पाइप जैसा होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। ऐसी भित्तियां जो होती है कैसी होती है, मोटी होती है, और परिपक्व होने पर कई मृत कोशिकाएं बन जाती है। इन जाइलम में आपको उतना कुछ ज़्यादा ध्यान है, जाइलम में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक तरफ से किस किस का होता है, ट्रेकेट से होता है, जाइलम से होता है, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर इसमें होता है, ठीक है। आज जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो एक तरह से देखो ये क्या करता है, जल तथा खनिज इत्यादि को अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाता है। मान लो जैसे ये प्लांट है ना, ये इसका जड़ हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, नीचे से मतलब जमीन से, भूमि से वो क्या करता है, जल और खनिज लेके ऊपर लेके जाता है। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लेके ऊपर पत्तियों तक लेके जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। जाइलम के बारे में और कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जाइलम क्या होता है, जाइलम पर बने वलय को गिनकर आयु ज्ञात की जाती है। ऐसा होता है ना कि किसी पौधे का आयु ज्ञात करना, तो वो वलय को गिनकर किया जाता है, तो वो वलय पाया कहाँ जाता है, जाइलम में ही पाया जाता है, ठीक है। एक वलय लगभग देखा जाए तो 10 वर्ष की आयु के बाद बनता है, मतलब जाइलम का जो एक वलय है उसको बनने में लगभग 10 साल बनता है। तो अगर मान लो कि उसमें 3 वलय हैं, तो उस पेड़ की आयु कितना हो गया, 3 साल, सॉरी 30 साल हो गया। अगर 4 वलय है तो कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा, ठीक है। तो वलय को गिन के ही पेड़ पौधे की आयु ज्ञात की जाती है, और ये वलय जो है आपका जाइलम में पाया जाता है। क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है ये मैंने पहले बता दिया, फिर भी देख लो। इसके द्वारा जल और खनिज का ऊर्ध्वाधर लंबवत रूप से परिसंचरण होता है, ठीक है। जल और खनिज का परिसंचरण कौन करता है, जाइलम करता है, ये याद रखना बस। आगे देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम में क्या देखते हैं, ये भोजन की पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है ना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और वो भोजन जब तैयार हो जाता है तो फ्लोएम क्या करता है, उसे पौधों के अलग अलग भागों में उसे पहुंचाता है। ये 5 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ये याद रखना, अगर इसमें से फ्लोएम से कुछ हार्ड पूछेगा ना, तो यही पूछेगा कि फ्लोएम इनमें से किन कोशिकाओं से मिलके नहीं बना है। तो किससे किससे बना है, छलनी कोशिकाओं से मिलके बना है, छलनी नलिकाएं से मिलके बना है, सह कोशिकाएं से बन के मिलके बना है, अब फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम मृतक। इसका इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है, सिप सेल, सिप ट्यूब्स,
कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा, इन सब चीज़ों से मिलके फ्लोएम बना है ना। छलनी नलिकाएं छिद्रित भित्तियां वाली नलिकाकार कोशिकाएं होती है। फ्लोएम तंतुओं को छोड़कर अन्य फ्लोएम कोशिका जीवित कोशिका, यहाँ समझो इसमें से ये 5 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना ना फ्लोएम, इसमें से फ्लोएम तंतु को अगर छोड़ दें तो अन्य फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं, ठीक है। मतलब फ्लोएम तंतु को अगर छोड़ दें हम लोग और सिर्फ किससे बना है आपका, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है। पौधों में सक्रिय परिवहन कोशिका झिल्ली के पार पदार्थों की वह गति जिसके लिए ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर एक सान्द्रता प्रवणता के विरुद्ध प्रयुक्त होती है, तथा पौधों में निष्क्रिय परिवहन के दौरान कोशिका झिल्ली में पदार्थों की गति उस सान्द्रता से साध्यता की। इतना कुछ आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इसमें यही बात याद रखना है, फ्लोएम का काम क्या है, पके हुए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना फ्लोएम का काम है। जाइलम का काम क्या था, जल तथा खनिज को पौधों के भागों में पहुंचाना, ठीक है। इसमें से आपको और क्या याद रखना है, जाइलम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ट्रैकिड से, ठीक है, वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर इससे मिलकर बना है। और फ्लोएम का जिससे मिलकर बना है, छन्नी कोशिकाएं, छन्नी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम तक, बस इतना याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका परमानेंट टिश्यू अस्थायी ऊतक, ठीक है। ये आपका ये प्लांट टिश्यू यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको एनिमल टिश्यू को करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, बाय।